पर्दा पर्दा बंद रहे, पर्दा बंद रखो, कोई दिक्कत। बस वो मतलब हवा आना चाहिए, हवा आता रहना चाहिए। वो मतलब पता है आपको, जैसे कि हमारा बॉडी जो बना हुआ है वो पंच तत्व से बना हुआ है, नहीं? अर्थ वाटर एयर फायर एंड ईथर। उसके वजह से क्या होगा ना, जब हमारा बॉडी का सारे पार्ट अगर टच होता है इस पांच चीजों से, हमें फ्रेश फील होता है। खुद का ही सांस खुद बैठ के फिर से दोबारा ले रहे हो, छी कितना गंदा है। वैसे बॉडी से जो निकलता है सब कुछ अच्छे से नहीं निकलता, सब कुछ गंदा ही निकलता है। ऐसे सांस भी हर जगह से गंदा है, मुंह से भी। उठने के बाद पता है वो, हम उठ सुबह उठने के बाद जो मुंह से जो वो ये निकलता है ना, क्या बोलते हैं, सलाइवा, हाँ, वो उसको अगर कोई पी लेगा ना, दूसरा आदमी, आदमी नहीं मतलब कोई इंसेक्ट वगैरह, तो मर जाएगा वो। इतना पॉइजन होता है वो। बहुत एसिडिक होते हैं वो सब चीज। तो सोचो। आह, पेन ला रहे माता। हाँ, बैठ के स्माइल स्माइल मार रही तू। जैसे लड़के सब स्माइल करने से लड़के पड़ जाते हैं क्या? है? क्या हो गया तेरे हाथ को? हाथ क्या हो गया? कहाँ दिया? मुझे लगा साइलेंट वगैरह। हाँ। अच्छा, स्टाइल मारने के लिए? क्यों? परेशान हो गई? जितना सुंदर लड़की होते उतना बहुत सारे नखरे होते। सच में, इसलिए आप सुंदर लड़की से शादी मत करना कभी भी। उसके ऊपर हजार लोग लाइन मार रहे होंगे। या फिर उसको, उसका बहुत सारे डिमांड्स रहेंगे, देखना बहुत सारे डिमांड्स रहेंगे, वो पूरा नहीं कर सकता वो जिंदगी में कभी। हाँ। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मतलब हमारे बच्चे लोग नहीं करेंगे। आप लोग ऐसे बड़े बड़े इंसान को शादी करना जो मतलब अमीर हो, मगर हमारे बच्चे सिंपल रहते हैं। क्या सोच रहे हैं मंथन? हाँ, सो कोई दिक्कत नहीं। कौन बोला तेरे को कि इनहेल O2 करती तू? सिर्फ O2 थोड़ी ना करती है। अगर अगर एयर में होगा ही नहीं तो। तो CO2 में भी तो O2 होता है ना। लिखो लिखो। ए, खोला रखे, खोला रखे। उधर हवा आने दीजिए। यही थे क्या आप? सही। टेम्परेचर नहीं नहीं, मैं तो बस नॉर्मली बोला, ऐसे कुछ मेरा कुछ एनवी एनवी नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ खोला रखने को। आपका अलग बात है। लिखो लिखो, टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, नया चैप्टर है, मतलब ये सब छोटे छोटे चैप्टर से मतलब ऐसे ऐसे यूं यूं खत्म हो जाएंगे, बस है ना, मैं वो बोल रहा हूँ बस। टेम्परेचर क्या होता है? देखो, जैसे मतलब जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे टच किया ना। हाँ, गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है ना। इसका मतलब क्या है? इस इधर से हीट मेरे अंदर आ जा रहा है, ठीक है ना। हीट के बारे में तो हम पढ़े थे। हीट क्या होता है? जब रास्ते में होता है उसको क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं ना। अभी जैसे कि टेम्परेचर मतलब क्या होता है? वैसे तो क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली मतलब मतलब ऐसे बोल चुलने के भाषा में ऐसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ऐसे बोलते हैं ना कि बोल चुल मतलब गांवठी लैंग्वेज में समझने के लिए क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कोल्डनेस या फिर हॉटनेस। जैसे मान लो किसी को मैं टच किया और मुझे गर्म फील हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सामने वाला वेरी हॉट और ये क्या है, वेरी कोल्ड, ठीक है ना, समझ गए ना आप? हाँ। परंतु अगर जैसे मान चलो मैंने अगर टच किया कुछ चीज को, अगर मतलब ठंडा लगा, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आई एम वेरी हॉट एंड सामने वाला कौन सा है, वेरी कोल्ड। समझ गए ना आप लोग? इसलिए टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये हो गया क्वालिटेटिवली, पर तो क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट करना होता है ना हमें, एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो पहले टेम्परेचर का डेफिनेशन। टेम्परेचर क्या होता है? इट द एवरेज चेंज ऑफ, sorry, it is the average kinetic energy of, it is average kinetic energy of molecules in a body. ठीक है, आप समझो। इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए बॉडी। अच्छा, हीट क्या होता है? हीट होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हीट क्या होता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब समझिए इस चीज को। मुझे बताओ, जैसे मान चलो ये हमारे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल के पास बहुत सारा आपका मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर, होंगे नहीं होंगे? अरे हाँ बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ।
तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में से वाइब्रेट करोगे नहीं करेंगे ऐसे, है ना, सब मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे वाइब्रेट करेंगे। अभी ये जो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेट करेंगे तो उनके पास कुछ एनर्जी होगा नहीं होगा, होगा कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं होगा, होगा। अगर ये जोर जोर से वाइब्रेट करे, जोर जोर से तो इनका अंदर और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और जोर से वाइब्रेट किए तो क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी, और जोर से वाइब्रेट किए तो क्या होगा, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएंगे। तो ये जो हर एक मॉलिक्यूल कितना, हर एक मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब हर एक मॉलिक्यूल कितना जोर से वाइब्रेट करेगा, तो उसको बोलते हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है। मतलब मेरा बोलने का मतलब, जैसे मान चलो एक मॉलिक्यूल, मतलब ये जो मटेरियल्स के अंदर हर एक मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल और दूसरा एक मटेरियल इसमें ऐसे मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, पहले वाला का दूसरा वाला का। थोड़ा हाथ घुमाओ ऐसे, कम टेम्परेचर वाला हाथ घुमाओ, कम टेम्परेचर वाला, अरे हाथ घुमाओ। और हाई टेम्परेचर वाला, डांस कर रहे हो क्या हम लोग। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, बोले ना। मैम एक एक मिनट, मुझे 1:30 के बाद कॉल कीजिए। हाँ भाई। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ, तो ये अगर ऐसे अगर तो ये वाला कौन सा टेम्परेचर होगा, तो स्लो टेम्परेचर है। ये वाला कौन सा था, फास्ट टेम्परेचर है। ये वाला कौन सा टेम्परेचर, फास्ट। वो क्या, कंबर, क्या, एक नंबर, हाँ वही, एक नंबर, ये है ना ऐसे कर। तो आज ठीक है जो भी है। तो ऐसे वाला वाइब्रेशन है कम टेम्परेचर, ऐसे वाला कौन सा हाई टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। अच्छा। अच्छा। एक मॉलिक्यूल के पास या फिर एक सॉलिड के पास हीट ज्यादा होंगे पर टेम्परेचर कम भी हो सकता है। कैसे, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल ये वाला आपका बॉडी है, और एक मान लो ये वाला बॉडी है, इसमें मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें क्या है ना, इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, तो सबका जो टोटल एनर्जी बनेगा वो ज्यादा हो सकता है। परंतु इसमें क्या होगा, कम होंगे, तो इसलिए टोटल एनर्जी क्या होगा, कम हो सकता है। परंतु इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ऐसे मूव कर रहे, और इसमें ऐसे ऐसे मूव कर रहे, तो टेम्परेचर किससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। इसमें हीट कितना है, कम है, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, कम है। परंतु टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं। समझ में आ गया ना टेम्परेचर। हाँ ठीक है, बस चलो समझ गया। एवरेज करंट एनर्जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, देन बी 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 सी के साथ, तो ए और सी के साथ रहेगा ना, मतलब टेम्परेचर सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब, खैर छोड़िए। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है ना, इसके यूनिट हम लोग नॉर्मली जो ऐसा है केल्विन में बोलते हैं ना, केल्विन। इसको सिंबल से के से दिखाते हैं आपके पास, ठीक है ना। ऐसे हो जाता है वो केल्विन है ना, पता है आपको। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसके ना कुछ स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके दो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है टेकिंग टेकिंग 2 पॉइंट एज रेफरेंस पॉइंट, टेकिंग 2 पॉइंट एज रेफरेंस। अब होता क्या है ना, आप लोग नाम सुने होंगे ना, अलग अलग स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है आपका, सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल, रीमर स्केल, सूर्यकांसर स्केल, प्रणाली स्केल, मंथन स्केल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्केल निकल सकते हैं ना, हम निकाल सकते हैं हमारा स्केल, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको आप सबको अपना अपना स्केल बनाएगा, ठीक है ना, सबका अपना अपना, मैं बता रहा हूं, बस कोई मानेगा नहीं, आप लोग अपने पास रखना। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, ये हमारा जो पहले सेल्सियस बोल के एक साइंटिस्ट है, मतलब थोड़ा हिस्ट्री है तो ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, एक फॉर्मूला से काफी हो जाता है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोले कि यार टेम्परेचर को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो उन्होंने बोले कि किसको लेंगे, किसको लेंगे, किसको लेंगे। तो उन्होंने ना दो चीज को मतलब रेफरेंस पॉइंट मान ले। एक तो कौन सा आपका, जो पानी जहां पर, कहाँ पर फ्रीज होता है, पानी कितने फ्रीज होता है, नहीं नहीं, पानी जहां पर फ्रीज होता है उन्होंने बोले उसको जीरो बोल के। पानी जीरो में फ्रीज नहीं होता है, बात समझा करो है ना। पानी जीरो डिग्री में फ्रीज नहीं होता है। पानी जब फ्रीज होता है तो साइंटिस्ट ने क्या बोले, उसको हम आज से जीरो बोल देंगे, ऐसे उन्होंने बोल दिए। तो उन्होंने क्या बोले, बोले भाई इस टेम्परेचर में जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस बोल देंगे। ठीक है भाई साहब, इसमें क्या होता है, पानी आपका क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, ठीक है ना, या फिर आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, बात बराबर है। और उन्होंने बोले कि पानी जहां पर बॉयल होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सो बोलेंगे। पानी सो पे बॉयल होता है क्या, नहीं। पानी जहां पर बॉयल होता है उसको क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं। तो पहले डिग्री सेल्सियस है, पहले बॉइलिंग, पहले बॉइलिंग हो रहा था, बाद में डिग्री सेल्सियस आया है नहीं। तो उन्होंने क्या करे, उन्होंने ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया इसे, ठीक है ना। अब ये तो कोई दूसरे जगह में थे, तो और एक जगह पे भी एक फारेनहाइट बोल के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा यार मैं भी एक स्केल बनाता हूँ, तो उसने भी एक स्केल बनाया। तो उसने क्या रहा है, उसने सोचा कि मैं क्या लूंगा, मैं क्या लूंगा, मैं क्या लूंगा।
तो उसने एक कुछ तो एमोनियम वगैरह सॉल्यूशन था, उसको कुछ तो ऐसे उसका बॉइलिंग पॉइंट ले लिया है ना, और उसने मतलब सॉरी उल्टा उसका मेल्टिंग पॉइंट लिया, 0 फ़ारेनहाइट कर दिया। उसने सोचा कि हाई वाला कैसे लूंगा, मतलब एक तो चलो ये वाला हो गया, उसके ऊपर वाला। तो उसने ऐसे ही बैठा हुआ था, उसने सोचा कि यार मेरा पत्नी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ा सा उसका बॉडी टेम्परेचर मान मेजर कर लेता हूँ। अरे सच्ची बात है, झूठ नहीं बता रहा हूँ कोई, ये सच्ची कहानी है। तो उसने क्या करा, उसने हाई में मतलब एक तो वो एमोनियम का कुछ सॉल्यूशन लिया था, NH4 का, अमोनियम का। और उसके मतलब बीबी को एक बार तबीयत खराब हुआ था, तो उसने उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करके उसने बोला यही टेम्परेचर मेरा बीबी का जो फीवर के टाइम जो टेम्परेचर है उसको उसने 100 फ़ारेनहाइट कर दिया। अब हुआ कह रहे, जब ये दो साइंटिस्ट मिले इन्होंने बोला कि ये बोला कि ये क्या बकवास चीज़ है, बीबी का टेम्परेचर हम चेंज होते रहते थे बैठ के, तो कभी गुस्सा हो ज्यादा टेम्परेचर आ जाएंगे तो फिर तो ये नहीं चलेगा। तो बोले मैंने स्केल तो बना दिया पर कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, स्केल बने तो आप मेरे साथ ही बातचीत कर लेते ना, हम आपस में बात कर लेते। तो बाद में जब वो एमोनियम को छोड़ के ये जो हमारा जो फ़ारेनहाइट वाला उसने किया, तो उसने देखा कि इसका 0 डिग्री कितने में चल रहा है, 32 डिग्री में हो रहा है। और उसका 100 डिग्री सेल्सियस जो उसने 100 फ़ारेनहाइट लिया है, वह उसका 100 डिग्री सेल्सियस में 212 फ़ारेनहाइट ऐसे आ रहा है। समझ गए ना आप लोग इसका। अच्छा, तो इसको कितना डिवीजन करना पड़ा, 100 डिवीजन करना पड़ा स्केल को। इसको कितना डिवीजन करना पड़ा, 180 डिवीजन करना पड़ा। ऐसे हुआ है ना। बाद में फिर से केल्विन बोल के और साइंटिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये 273.16 ऐसे कुछ होता है, ये केल्विन ले लो। ये कितना ले लो, 373.16 केल्विन ले लो, ऐसे है ना। नहीं, बाद में मैं भी सोचा कि यार मैं भी अपना एक स्केल बनाना था हूँ, तो मैंने बना लेते बेटा स्केल। तो मैंने भी एक स्केल बनाया एक्चुअली, अभी रिसेंटली स्केल बनाया था मैंने। मैंने बोला ना पानी 5 5 डिग्री सूर्यकांत में ना, 5 डिग्री सूर्यकांत में ना वो मतलब एक्चुअली फ्रीज होता है। सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहे हम आपको। और मैंने बोला ना बॉयल होता है ना पानी, हमारा हमारा 95 सूर्यकांत में बॉयल होता है एक्चुअली में। तो मैंने स्केल बनाया है ना। तो ये सब स्केल तो बना दिया हमने अलग अलग स्केल पर, हमें पता होना चाहिए कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कुछ भी मान सकते हैं, बस दो रेफरेंस पॉइंट। आपके नाम पे बनाना है, सृष्टि के नाम पे, अच्छा, सूर्यकांत तो सृष्टि वो तो आपका नाम वेदश्री, तो वेदश्री के नाम पे मतलब मान चलो वेदश्री बोली, मैं तो बोलूंगा कि मेरा हाल -10 डिग्री सेल्सियस में क्या, -10 डिग्री वेदश्री में वाटर फ्रीज होता है। तो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये सब कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें कन्वर्शन कैसे किया जाए। तो कैसे कन्वर्शन किया जाता है देखिए। पहले में दो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, कोई भी स्केल ले लो, ये डिग्री ले लो, फ़ारेनहाइट ले लो, कुछ भी ले लो, या फिर कोई अपना खुद का स्केल मान लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर मान चलो कोई पूछा कि बताओ मेरा 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आएगा, ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। ऐसे अगर पूछेगा तो सिंपल सा क्या होता है, दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस, खत्म। बता दो। जैसे मान लो कोई पूछा कि कितना डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन आएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, बस मतलब सीक्वेंस में लेना है ना। बोलो मेरे साथ, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। सर ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, हाँ कर सकते हैं। सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे सीक्वेंस ले रहे हैं वैसे सीक्वेंस लेना, बस मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, ठीक है ना। तो फंडा क्या है ना, इसमें फंडा ये है, दिस माइनस दिस। अच्छा, जब आपने दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस कर रहे हो, तो इक्वल टू में क्या करना, दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस मत करना। मतलब अगर इससे ये माइनस करो, इससे माइनस कर रहे हो, इक्वल टू में इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करना बस, उल्टा मत करना बस, है ना, ये बोल रहा हूं। तो क्या होगा इस केस में अगर लिखें तो क्या बनेगा, डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस आएगा 32, ये बराबर आएगा 100 माइनस आएगा 0। 100 माइनस सी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि और एक वेरिएबल आएगा, कौन इतना मौज करेगा। अपन आएगा 212 माइनस 32 आएगा, 212 माइनस आएगा 32। तो ये कितना आएगा, ये बनेगा 100, और ये कितना बनेगा 180 आ जा रहे। तो इतना लेट क्यों हो रहा है हर दिन आपका। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होते कितना है, 5 आएगा, और इधर कितना है, 9 आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9, 9/5 इंटू सी, दिख रहा है ना, 9 ऊपर सी नीचे, इक्वल बनेगा F -32। बचपन में पढ़े होंगे, F इक्वल टू 9/5 सी प्लस बनेगा 32। पढ़ते क्या क्या नहीं, उस टाइम पे डेरिवेशन बहुत खत्म लगता था ना, क्या डेरिवेशन था, बड़ा एक सवाल हुआ था, कुछ है ही नहीं बस। क्या करना है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस।
इस सारे काम बन जाते हैं बस। अगर कोई पूछा कि मुझे ग्राफ बनाना है, कौन सा, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ग्राफ बनाना है, तो बताओ कैसे बनेगा। तो इसका स्लोप कितना है, 9/5। वाई इंटरसेप्ट, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन आने वाला है। वाई इंटरसेप्ट कितना, 32 है। मतलब कैसे लाइन बनेगा, ऐसे लाइन मारेंगे बस। ये वाला लाइन कैसे बनेगा, 32 डिग्री बनेगा। समझ गए ना, लिखो फटाफट करके। अच्छा ये बताओ, डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है, वो हमारे डिग्री सूर्यकांत के स्केल में कितना आएगा, निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, देश माइनस देश अपॉन देश -5 इक्वल टू 100 - 0 अपॉन 95 - 5, कहानी खत्म। बात इतनी ही नहीं रुकता है, आगे ऐसे भी कर सकते हो आप। मान चलो मैंने बोला, चलो पहले इतना कर लो, पहले बाद में बताऊं। मतलब एक चैप्टर खत्म, थर्मोमेट्री, छोटा चैप्टर, मतलब एक फॉर्मूला से बस, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, छोटा सा कौन सा। थोड़ा फास्ट लिखिए ना, फास्ट लिखिए। भज मन राधे राधे गोविंदा, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंदा, गोविंद राधे। दो रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे। आगे बढ़ते हैं। सोचो, एक सवाल फोकट का आते हैं नीट पे, 4 मार्क, कुछ नहीं करना है, रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगाना है। 9/5 था, 5/9 था, +32 था, -32 था, उससे अच्छा क्या करो, दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस इक्वल दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस। 2 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, आपको पता है ना कि 0 केल्विन, सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन है ना, ये तो पता है, वो तो बेसिक है ना चीज़, ठीक। केल्विन स्केल में कितना डिवीजन होता है, 100 डिवीजन। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 180। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 होता है। मेरा स्केल में कितना डिवीजन है, 90 डिवीजन है ना, समझ गया ना आप लोग, हाँ, समझदार हो ना। वेदिक का स्केल बनाना है आपको खुद को, आपके नाम पे, अपने नाम पे खुद का स्केल बनाना है, बना ले खुद। कुछ भी मान ले। गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने, मशमपतिताभ्रमः, नहि त्रिभुवने दन्ते त्रिनाधारी, गौरा डाकी है তোমার, कृपा करी एसो আমার। अभी आपको मतलब सवाल करवाना है क्या इसके ऊपर, समझ गए ना आप लोग सवाल। ठीक है, फिर एक कर ही लो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड टेम्परेचर एट विच, फाइंड टेम्परेचर एट विच, फाइंड टेम्परेचर एट विच बोथ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट गिव सेम रीडिंग। फाइंड टेम्परेचर एट विच both degree Celsius and Fahrenheit scale gives same reading. Fahrenheit scale gives same reading. सेम रीडिंग, दोनों रीडिंग सेम देना चाहिए, मतलब इसमें भी जितना टेम्परेचर उसमें उतना टेम्परेचर। तो पहले तो 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये कितना बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये कितना आता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये कितना आपका 32 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट, वैसे डिग्री नहीं बोलते फ़ारेनहाइट को, सिर्फ नंबर बोलते हैं। और ये कितना बनेगा 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि डिग्री सेल्सियस में जितना रीडिंग आएगा वो, मान लो x डिग्री सेल्सियस हुआ, फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए, x डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ऐसे उसने बोला है, ठीक है ना। बस पटक द फॉर्मूला, घटक द आंसर। तो इसका मतलब क्या बनेगा, x - 0 अपन x - 32 इक्वल टू, अथवा स्टाइल मार के बोलो, 100 - 0 - 200, 212 - 32, खत्म। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।
सॉल्व करने से एक्स का वैल्यू कितना आता है, -40 आता है। अरे 10 9 10 में था ये, -40 में दोनों का रीडिंग सेम आएगा बोल के, आपको याद ही नहीं है। हाँ। हाँ, जो भी है सो पिछले वाले क्लास में सब था, समझ गए ना। आगे लिखो, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम, उसके लिए भी ये डिफाइंड होता है। जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, मान चलो आपको बोला है 0 डिग्री सेल्सियस में और ये 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो ये 0 भी नहीं, 5 डिग्री सेल्सियस मान लो, और इसको मान चलो आपका 75 डिग्री सेल्सियस मान लो, ऐसे कुछ भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान चलो कोई बोला कि इस जगह पे जो प्रेशर था वो 1 एटमोसफियर प्रेशर है, और इस जगह जो प्रेशर है ये मान चलो 4 एटमोसफियर प्रेशर है, ठीक है ना। ऐसे पूछा कि बोला बताओ 50 डिग्री सेल्सियस में इसका प्रेशर कितना बनेगा, ऐसे पूछा। तो थर्मल, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे कौन सा प्रॉपर्टी आपका, थर्मल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसको थर्मल प्रॉपर्टी के लिए वैलिड होता है, वॉल्यूम के लिए डिफाइंड होगा, प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए, सबके लिए डिफाइंड होगा। टेम्परेचर के लिए तो वैसे डिफाइंड है ही। तो क्या करेंगे फिर से, दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस इक्वल दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस, है ना। सवाल ऐसे पूछेगा कि 5 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर मतलब प्रेशर है 1 atm, 75 में प्रेशर कितना है 4 atm, तो मतलब 50 डिग्री सेल्सियस में कितना प्रेशर आएगा, तो क्या करेंगे, है ना, कर लो, निकाल दो, फाइंड पी। क्वेश्चन मान चलो, फाइंड पी। इक्वेशन लिख लेते हो ना, कितना आएगा, 50 - 5 अपर बनेगा p - 1 इक्वल बनेगा 75 - 5 अपन आएगा 4 - 1, तो कितना बनेगा 70 अपन आएगा 3, कर लेंगे ना, कर लेंगे 45 अपन आएगा p - 1 इक्वल बनेगा 70 अपन आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p - 1 इंटू बनेगा 70। चलो एक काम करते 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से तो 9 आएगा, 5 से करें तो कितना बनेगा, 14 आता है, 14 5 जा 70, 14 5 जा 70 आता है ना, 14 सही बात, 14 आ जाएगा। ये कितना आएगा 14 इंटू बनेगा p - 1, 9 से कितना बनेगा 27 आएगा। इसे सॉल्व तो p - 1 कितना बनेगा 27 माइनस आएगा 14, तो p का वैल्यू कितना आएगा, p विल बी इक्वल टू 1 + 27 अपॉन 14, ये आपका आंसर है। मैथ से फिजिक्स से समझ गया, दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस आएगा ऐसे। अरे सॉल्व मत करो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, बिना कैलकुलेटर इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, प्रेशर 4 से कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा ना, और एक से हाँ। ठीक है, जो भी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, हाँ तो उसको आने दो बस। ये हम कितना पॉइंट ले रहे थे रेफरेंस के लिए, 2 पॉइंट लेना कंपलसरी था ना। अब सेकंड वाला लिखो, फॉर सिंगल पॉइंट रेफरेंस, फॉर सिंगल पॉइंट रेफरेंस। हम ना कोई एक पॉइंट को रेफरेंस लेके भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, पर दो सिंगल पॉइंट कौन सा होता है, सिंगल पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अरे बोलो, क्या होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, कभी तो सुने होंगे इसको। क्या होता है, तीनों स्टेट एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भाइयों में टीचर्स को पूछते हैं कि बताओ व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो बोलता है कि ऑल थ्री स्टेट एग्जिस्ट। तो हमेशा एग्जिस्ट करते हो, जैसे कि मान चलो आपने आइस क्यूब का रखोगे, उसमें से कुछ वेफर निकलते नहीं निकलते, निकलते, वो मेल्ट होता नहीं होता है, होता है। अभी अगर इधर रखूंगा तो ये भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है क्या, नहीं। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर होने का एक अलग ही मतलब खासियत है ना, खासियत है। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर का मतलब क्या होता है ना, उसका एक, छोड़ो, जानना जरूरत नहीं, बस ये सुनो, इतना कौन बताएगा, आप लोग खुद पढ़ना एनसीईआरटी किताब। सुनो, ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इलास्टिसिटी वगैरह, ये हीट थर्मो कैलोरीमेट्री, इसमें एनसीईआरटी का किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना एनसीईआरटी किताब पढ़ के आगे मत बढ़िए आप, ठीक है ना। एनसीईआरटी का किताब पढ़िए, मतलब स्टेटमेंट वाइज सब कुछ पढ़िए, ये सब कुछ लिखा होगा।
अच्छा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है ना, जिस जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 273.15 केल्विन। 15 या फिर 16 ऐसे कुछ तो होता है। 16 केल्विन है ना ऐसे। ये इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 0.001 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है ना। मतलब जब हम आइस को, क्या, आइस या फिर वाटर को जब हम इस डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, तो उस टाइम पे, और हाँ प्रेशर भी होना चाहिए ना, प्रेशर उस टाइम पे कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। तो इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर में जो आइस क्यूब होता है या फिर जो भी वाटर होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब एक साथ तीनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। आपने कभी ऐसे डायग्राम देखे होंगे ना, अभी देखिए इस डायग्राम ट्रिपल। ठीक है। तो ये वाला ना, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट होता है, एनसीईआरटी की किताब में दिया है, देखना एक बार। इसी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मुझे एग्जैक्टली डायग्राम याद नहीं है, पर ऐसे कुछ तो होता है। इसका अगर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ बनाएंगे, तो प्रेशर होता है 1 atm का, और टेम्परेचर कितना होता है 273.16 केल्विन, या फिर 0.001 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, ऑल थ्री स्टेट्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इसका डेफिनेशन यही है। ऑल थ्री स्टेट मतलब एक साथ लिक्विड भी होगा, वेपर भी होगा, और कौन सा होगा आपका, सॉलिड भी होंगे। ऑल थ्री स्टेट। थ्री स्टेट का बोलने का मतलब क्या होगा, हमारे पास आइस, वाटर एंड वेपर, ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम। मतलब ये तो समझने वाली बात है। आपको सवाल कैसे आ रहे होंगे, देखो। तो सिंगल पॉइंट में क्या होता है ना, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई बोला कि भाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में, मतलब ये जैसे कि जी 273.16 केल्विन में इसका जो प्रेशर है, वो प्रेशर मान लो आपको 1 atm का प्रेशर है। ठीक है ना। कोई पूछे बताओ 300 केल्विन में मेरा प्रेशर कितना आएगा, ऐसे इसको सिंगल पॉइंट रेफरेंस लिया ना, सिंगल पॉइंट, तो उस टाइम पे क्या सिंपल फॉर्मूला पुट करना होता है। कैसे पुट करना होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझा लगा, ऐसे होता है। डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, ये किसमें होना चाहिए, केल्विन में ही होना चाहिए। नहीं तो पहले जीरो करके जीरो अपॉन समथिंग करते सब जीरो लफड़ा ही हो जाएगा सब कुछ। तो इसको कितना केल्विन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे दिस अपन दिस 1 atm अपन कितना बनेगा 273.16 इक्वल टू लिखेंगे पी अपन लिखेंगे 300। ऐसे आता है आपके पास, तो उससे पी का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है ना। इसमें आप दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस अपन दिस माइनस दिस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली दिस अपन दिस इक्वल टू दिस अपन दिस। ये कब है, जब सिंगल पॉइंट रेफरेंस होना चाहिए, और वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए आपका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm का, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 273.16 केल्विन, है ना। इसमें प्रेशर में वॉल्यूम भी लिख सकते हो, अगर इसका वॉल्यूम मान लो 3 मीटर क्यूब है ना, तो इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो 300 केल्विन में। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। क्या देख रहे हो, तो हाँ वही वाला डायग्राम। इसमें वो दोनों केस में बोलते हैं क्या, लिक्विड कुछ तो कप्पर वगैरह, या फिर कुछ तो होता है एक। मतलब मैं आपको इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर कुछ भरोसा, मतलब नीट के ऊपर कुछ भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी पूछ सकता है वो टेबल में के अंदर से पूछ लेगा, बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। अरे आपको भरोसा नहीं, पूछा है। हाँ, डायरेक्ट फ्यूजन तो पढ़ लिया ना ऑलरेडी। हाँ, तो उस मतलब लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो रट्टा लगा के जाना। नहीं, वो तो उनको ले जो 180 आउट ऑफ 180 लाना चाहते हैं। एक भी ना छूटे बस। चलिए आगे लिखिए, थर्मल एक्सपांशन। तो कर क्या रहे थे इसको। आपने एक टर्म सुना है, रीजलेशन, रीजलेशन। क्या होता है रीजलेशन, मतलब वो रस्सी आइस के आर पार हो जाएगा पर आइस नहीं टूटेगा। बोलते ना कि ये क्या बोलते हैं उसको, रस्सी क्या, सांप मर गया पर लाठी ने टूटा। तो उसमें क्या, रस्सी आर पार हो जाएंगे पर आइस नहीं टूटेगा। हाँ खतरनाक है। जा आइस लेके आ। एक तरह तेरे गले में ऐसे टांग दूंगा, ऊपर रखूंगा आइस को,
रस्सी को एक तेरे गले में डालूंगा और तेरा पार्टनर जो भी होगा। लिखो थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा इसके बाद ना आप सीपी सिंह का एक्सरसाइज का 24 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक्सरसाइज का, थर्मल एक्सपेंशन। सॉल्व एग्जाम्पल नहीं होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं इसमें। ये है थर्मल एक्सपेंशन, देख लेने पर। ऐसे 24 क्वेश्चन था मोस्टली। तो बाद में, अच्छा मुझे लगा चेक करो सर, बाद में चेक करो ना, बाद में check। बस लिख लो उसको, 24 एक्सरसाइज का पहला 1 से लेकर 24 तक कर लेना। क्या कर रहा तू? अच्छा लिखो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अभी हम गैस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में बात करेंगे? फिर से वापस आ गया ना, सॉलिड और लिक्विड के बारे में, थोड़ा बहुत गैस के बारे में बात करेंगे। अभी इस चैप्टर में तो गैस के बारे में बात नहीं कर रहे फिलहाल के लिए, सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में, ठीक है ना। लिखो सॉलिड्स एंड लिक्विड, हाँ। सॉलिड एंड लिक्विड expand slightly on heating. नहीं। Solids and liquids expand slightly on heating या फिर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऐसे थोड़ा लिख लो, स्लैश देके, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सॉलिड्स एंड लिक्विड एक्सपैंड स्लाइटली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर या फिर ऑन हीटिंग, ठीक है ना। अच्छा गैस के बारे में क्या होता है तो फिर, गैस तो वो डिपेंड करता है उसका, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डिपेंड करता है कहाँ पर रखे हो आपने। अगर इधर रखे हो तो वो पढ़ेंगे, केटीजी में पढ़ेंगे उसके बारे में, गैस के बारे में अलग चैप्टर है, ठीक है ना। अभी सॉलिड लिक्विड। अच्छा ऐसे क्यों होता है बताओ, हम गर्म करने से चीजें बढ़ता है क्यों है, लंबा मतलब उसका साइज क्यों बढ़ता है? दैट वाज बिकॉज ऑफ ये वाला ग्राफ, ग्राफ देखिए होंगे आपने, देखिए आपने ये वाला ग्राफ, यू वर्सेस एक्स का ग्राफ। ये केमिस्ट्री हमने पढ़े होंगे, अभी हम समझने के लिए जा रहे हैं इसको ना, इसको मतलब क्या है, ठीक है ना, हम समझा रहे हैं अभी आपको, सुनिए आप ध्यान से। बहुत बार आपने पढ़े होंगे कि इसका इससे क्या काम है, अभी समझाते हैं। देखो होता क्या है ना, जैसे कि मान चलो मैं आपको बोल रहा था कि मान चलो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है एक, या फिर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल को हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, कैसे स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, दो ऐसे 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 वाइब्रेट, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। जब ऐसे वाइब्रेट करेंगे, एक्चुअली इसका पीपीटी बना हुआ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर, तो कल लाके दिखाता हूँ आपको ना। तो ऐसे मतलब वाइब्रेट, ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो जब वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार कैसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, मान चलो सिर्फ दो को सिंपलिसिटी समझने के लिए है। ये कैसे, ये कुछ इस प्रकार कैसे वाइब्रेट करेगा, सही बात है ना। अच्छा जब ये दोनों ऐसे पास में आए होंगे, ये वाला क्या होगा, ये वाला एक डिस्टेंस होगा जिसको हम बोलते हैं आर मिनिमम, ये सबसे बहुत ही कम डिस्टेंस बना है उनके अंदर, ठीक है ना। जब ये फिर से ऐसे एक्सपांड हुए होंगे, तो ये वाला डिस्टेंस क्या बना होगा उनके अंदर, सबसे आर मैक्सिमम आ रहा होगा, सही बात है ना, इधर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ ये दो दो मॉलिक्यूल्स है या फिर ये दोनों जो आपका एटम्स है, उनके अंदर डिस्टेंस कितना है, कौन सा लेंगे, आर मीन लेंगे आर मैक्स लेंगे? ये दोनों से कुछ नहीं लेंगे, उसमें क्या लेंगे, आर एवरेज करके आर मीन प्लस आर मैक्स बाई 2 कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, एवरेज डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, ठीक है ना। अब देखो होता है क्या है ना एक्चुअली में, जैसे मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सा ग्राफ है, इसका मतलब क्या है ना, ये जो इक्विलिब्रियम है ये वाला कौन सा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैं कल आपको इसको चर्चा करी इधर स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ ऐसे लग रहा था, कल बात करें, कल बात करते हैं। अब देखो होगा क्या है ना, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान चलो कोई मान लो ऐसे और कोई सब्सटेंस वगैरह है, और फिलहाल के लिए स्टेबल वगैरह है ना, उसका टेम्परेचर कुछ है स्टेबल है फिलहाल के लिए, मतलब उसके पास कुछ एनर्जी होगा, और वो कितना एनर्जी होगा, इतना एनर्जी होगा, नेगेटिव एनर्जी होगा, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि अगर कोई चीज अगर स्टेबल में है तो इसके पास एनर्जी कम होता है ज्यादा होता है, कम होता है ना। स्टेबल होने के लिए एनर्जी बहुत कम होना चाहिए ना स्टेबल के लिए, अरे केमिस्ट्री में पढ़े, हाँ ठीक है ना ठीक है ठीक है, तो इसके सबसे कम एनर्जी है, कम एनर्जी है। अब मान चलो मैंने इसको मतलब यही ऑब्जेक्ट मैंने गर्म किया, ऐसे ऐसे गर्म किया, गर्म करने का मतलब क्या है, मैं उसके अंदर का एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा गर्म किया, जो थोड़ा गर्म किया तो अभी पहले तो एनर्जी इसके पास इतना था, जैसे ही गर्म किया तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ गया, तो जैसे एनर्जी बढ़ गया मान चलो ये इतना तक एनर्जी बढ़ गया, ठीक है ना, इस पॉइंट में आ गया। इस पॉइंट में अगर एनर्जी आया, तो ये ना जो एक्स का जो डिस्टेंस है दोनों के अंदर, वो कौन सा है, दो पॉइंट में कट कर रहा है, दो पॉइंट में क्यों कट कर रहा है, देखो एक तो ये वाला पॉइंट और एक आपका ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको इसके बारे में। अच्छा ये वाला पॉइंट को ना मान चलो आपका आर, मतलब ये जो दो पॉइंट है, दो पॉइंट है ये, इसको क्या बोल देंगे इसको, ये दो
उसको फेंक दूंगा, बता रहा हूँ, फेंक दूंगा, फेंक दूंगा। ये 2 पॉइंट क्यों आएगा? मतलब इस एनर्जी में, ये एनर्जी अगर मतलब U1 हुआ, इसमें दो एनर्जी आएंगे, मान लो R1 और एक मान लो ये कौन सा R2 आ रहा है ना, R2 मान लो R1 और R2 आ रहे हैं। तो देखो R1 R2 क्यों आ रहे हैं? R1 छोटा है, R2 बड़ा है। ये R1 R2 पता है कौन सा है? ये R1 और ये R2, ऐसे वाला R1 R2 है। तो इस दोनों दोनों डिस्टेंस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्रेस होंगे और एक्सपांड होंगे ना, कॉम्प्रेस होंगे एक्सपांड होंगे ना, ऐसे ऐसे होंगे ना, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे होते होंगे। तो इसमें से इसके अंदर जो एवरेज इस एनर्जी में, ये दो मॉलिक्यूल के अंदर जो एवरेज डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे? R1 + R2/2। तो ये बीच में कहीं ना कहीं तो आएंगे ऐसे, और ये कुछ इधर इधर कहीं ना कहीं तो ऐसे आएंगे, ऐसे दोनों को पूरा बीचों बीच में आएंगे। ये बनेगा R1 एवरेज, है ना, ऐसे मान चलते हैं। ठीक है ना, R एवरेज। अरे हाँ बोलो। अब मान चलो मैंने थोड़ा और गर्म किया। जैसे मैंने थोड़ा और गर्म किया तो इसका क्या होगा? इसका टेम्परेचर मतलब थोड़ा हीट बढ़ गया होगा। मान चलो इसके पास अभी इतना हीट है, मान चलो, है ना, इतना हीट है। अब हो क्या रहा होगा? इस वेबसाइट में दिया है, तो पढ़ लेना एक बार, है ना, पढ़ लेना। वैसे इसके ऊपर सवाल नहीं आते, पर कॉन्सेप्चुअल सवाल कभी ना कभी तो आ सकते हैं, तो जान के रखो बस। तो मान लो ये वाला एनर्जी आपका E2 है। तो इसके वजह से क्या होगा? इसके पास भी दो 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 मतलब दो आएंगे। कौन सा आएंगे? एक तो ये बनेगा, जो कि मान लो R1 डैश मान लो। और जो एक ये आएगा, और इसको क्या मान ले? R2 डैश मान लेते हैं, मान लिया R2 डैश। अब होता क्या है ना एक्चुअली में कि अभी देखो R1 डैश में गैप इतना है, R2 डैश में गैप बहुत बड़ा है। उसके वजह से क्या होगा, इनका जब हम एवरेज निकालेंगे, वो इधर शिफ्ट होगा या फिर इधर शिफ्ट होगा? वो थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब फिर से निकलना, R1 डैश + R2 डैश निकालेंगे। R2 डैश बहुत बड़ा है पहले से, तो इसकी वजह से क्या होगा? थोड़ा सा इधर कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा एक्चुअली। अब जो R डैश एवरेज है, वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। तो इस शिफ्ट हुआ मतलब क्या हुआ? पहले पहले ऐसे ऐसे एक्सपेंड कर रहे थे, मतलब पहले पहले अगर ऐसे ऐसे एक्सपेंड कर रहे थे, अब क्या होगा? क्लोज तो इतने ही आएंगे पर एक्सपांड ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे 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 हो रहा होगा ना, ऐसे ऐसे हो रहा होगा। पहले ऐसे ऐसे हो रहे थे, अब क्या होगा? ऐसे ऐसे होंगे बस। तो इसमें क्या होगा? जो एवरेज डिस्टेंस हुआ दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो बढ़ गया। वो इसीलिए है क्योंकि ये ग्राफ क्या है? ग्राफ एसिमेट्रिक है। इधर से जितना जितना बढ़ रहा है या फिर जितना घट रहा है, इधर से उतना नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। बात समझ में आया? अगर ये एसिमेट्रिक नहीं होता, अगर मान चलो ये ऐसे होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि आप कितने टेम्परेचर बढ़ाओ, हमेशा 2 पॉइंट्स आएंगे, इसका पॉइंट इधर ही आएगा। 2 पॉइंट आएगा, इसका पॉइंट हमेशा ऐसे आएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें वो टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं, मतलब उसमें एक्सपांड नहीं होता। परंतु ये एक्सपांड क्यों हो रहा है? ड्यू टू एसिमेट्रिक नेचर ऑफ U वर्सेस X ग्राफ। तो लिख लो इसको, क्या लिखे आपने, पॉइंट क्या लिखे आपने? हाँ, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक नेचर ऑफ U वर्सेस X ग्राफ। बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक नेचर ऑफ, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्री नहीं है ना, एसिमेट्रिक। अच्छा, स्पेलिंग एसिमेट्रिक का वो होता है ए सिमेट्रिक नेचर ऑफ U X ग्राफ। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये U X ग्राफ, है ना, U X ग्राफ। तो इससे क्या समझा हमें? देखो, वो जनता, जब हमारे पास एनर्जी, जब अगर टेम्परेचर अगर T2 अगर बढ़ा हुआ T1 से, तो क्या होता है? E2 बढ़ा होगा E1 से। मैं आपको वही बता रहा था ना, E2 बढ़ा होगा E1 से। E2 बढ़ा है, E1 बढ़ा है, E2 बढ़ा है। तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा ना। तो T2 बढ़ा होगा T1 से, E2 बढ़ा होगा E1 से। इससे वजह से क्या होगा? आपका जो R1 एवरेज छोटा होगा, मतलब R डैश एवरेज, इसमें जो R डैश एवरेज बन रहा है, वो बड़ा होगा कौन सा? R एवरेज से। इसी की वजह से चीजें को ना एक्सपांड हो थोड़ा सा ना, ये मॉलिक्यूलर ये है, लिखो इसको तो फिर। हाँ, इसको तो लिख लेना, R min R max, क्या चेक करते हैं हम लोग? किसी कुछ फ्रूट्स है क्या? फ्रूट्स है? ठीक है, रहने दो।
श्रुति देखो सब कुछ पहले लिख लेती है, क्योंकि सिर्फ लिखती है बस। E1 E2। एक लड़का कोई मिसिंग लग रहा ना, दो लड़के या एक दिव्यराज। हाँ और एक लड़का ना, और कोई तो। क्यों गिने चुने लोग हैं, इधर पता भी नहीं था कोई गायब। हाँ वो लड़की नहीं आ रही ना, वो कौन सा है? बेबी कॉट। मृदुला, हाँ मृदुला। उस- उसको बेबी कॉट बोलते ना, मतलब वो। हाँ, सिर्फ कट बोलते बस। बेबी कट ना। मैं क्या बोला, अच्छा कॉट बोला क्या? अच्छा कॉट मतलब वो पलंग होता है क्या? बेबी कट, अच्छा एक कट है। कट। बेला कट पता है, बेला कट क्या होता है? बेला कट, बेला कट मतलब ऐसे वो बर्तन डालते हैं सिर के ऊपर, जितना बच जाता है उतना काट लेते हैं बस, ऊपर का रख लेते हैं। वो लड़के लोग करते हैं बेला कट। सॉरी। अच्छा ये क्या, 2-1 नहीं, ये 1 है। अगर लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अरे तो जल्दी लिखो, आप लोग इतना समय क्या लगा रहे हो? 10 घंटा चाहिए क्या आपको लिखने के लिए सिर्फ? उससे तो अच्छा कि वो क्या है, वो हमारा B3 और B6 के बच्चे बोलते हैं क्लास में लिखने का नहीं, बस सब कुछ बाद में लिखेंगे। कौन सा? चेक सब लिखते हैं ना? नहीं लिखते सब? नहीं सर चेक करवाना है अभी शायद, विकास सर चेक करते रहते हैं कि कौन कौन लिखा नहीं लिखा। नहीं मतलब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम इधर ही पढ़ के इधर ही समझ के जाए कम से कम। नहीं पर जल्द तो लिखो पर। अच्छा लिख लिया ना, हाँ ठीक है लिख। नहीं पर लिखने के बाद ही बात करो, आप थोड़ा सा कोशिश करो ना साथ साथ में लिखने के लिए, ठीक है? अच्छा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सा नहीं तो वो खींचा जैसे लगेगा, ठीक है ना? आप कोऑपरेट कीजिए, लिखो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम। On increasing temperature, the shape of object remains the same. Shape, SHAP. On increasing temperature, the shape of object remains same. However, however, its size increases. However, its size increases. Full stop. It is called photographic enlargement. It is called photographic enlargement. म्हणजे काय? क्या बोल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो उससे क्या होगा ना, शेप सेम रहेंगे, शेप सेम रहेंगे, और जो साइज है ना वो साइज बढ़ जाएंगे, ऐसे बोल रहा है? मतलब शेप और साइज अलग अलग होता है क्या? हम तो बोलते हैं शेप साइज बढ़ गया चलो लोगों। नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। शेप और साइज क्या होता है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको ये पूछूं कि मैं अगर ये पूछूं कि मान चलो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मटेरियल है ना, ये हमारे पास मटेरियल है एक, इसको अगर मैंने गर्म किया तो गर्म करने से क्या होगा? ये रेक्टेंगल ही बनेगा, परंतु कैसे बनेगा? इसको जैसे फोटो, इसका ना इधर ऐसे ऐसे हो जाएगा बस। समझ गए ना? तो हर एक का लेंथ बढ़ेगा, क्या होगा? हर एक का लेंथ। ये तो मेरे घर का भाई बोल देती है, ये नहीं बोल पाते, देखो बताओ। मान चलो अगर मैं इधर दोनों होल किया से, दोनों खोखला है इधर, मतलब इसके कुछ माल मटेरियल नहीं है इसके अंदर, है ना? एक मिनट थोड़ा सा इसको इस वापस लेके आते हैं, हाँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा होल किया, मतलब माल मटेरियल कहाँ पर है? इधर है। इधर कुछ माल मटेरियल वाला कुछ भी नहीं, मान चलो ठीक है ना। अब अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो बताओ, क्या कौन सा बढ़ेगा बताओ? मतलब ये छोटा हो जाएगा या फिर ये बड़ा होगा? ये सब बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या होगा, जो होल है वो क्या होगा? यही तो बता रहे हैं आपको, ऐसे नहीं होगा, सब कुछ बड़े होंगे।
फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। अच्छा रुको थोड़ा, ये यही तो समझा रहे ना, यही तो समझा, यही होने वाला है एक्चुअली। सब कुछ बड़ा होगा, सब कुछ। गैप भी बड़े होंगे, सर्कल भी बड़े होंगे, सब कुछ बड़े होंगे। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, हमने अगर ऐसे पूछे, मान चलो एक रिंग है शादी में, पर रिंग टूट गया थोड़ा सा। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, इसका रेडियस आपका आर, ये वाला पॉइंट डिस्टेंस डी। तो बताओ, क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि which वन, अच्छा which quantity will increase on increasing temperature। बताओ, कौन सा क्वांटिटी बढ़ेगा? क्या ए बी बढ़ेगा क्या? क्या ए डी बढ़ेंगे क्या? क्या बी डी बढ़ेंगे क्या? डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ए डी बी डी। फोर्थ में रेडियस बढ़ेंगे क्या? हाँ सब बढ़ेंगे। यही तो फायदा है, सब कुछ बढ़ेंगे, गैप भी बढ़ेगा। कैसे देखो, दिखाते हैं हम आपको, प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं आपको। दिस इज कॉल्ड फोटोग्राफी एनलार्जमेंट, वही तो हम समझा रहे हैं आपको। जैसे कि फोटोग्राफ में आप अगर किसको बड़ा करोगे, तो बड़ा हुआ देख, पहले इतना का छोटा था, तेरे को लग रहा होगा कि ये सब कुछ एक्सपांड होगा, तो ये तो छोटा हो जाना चाहिए। नको, ऐसे नको, सब बड़े होने वाले हैं। आर भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, एडी, एबी के अंदर बीडी के डिस्टेंस भी बड़ा होंगे, एबी का डिस्टेंस बड़ा होगा। एग्जाम्पल, बड़ा हुआ नहीं बड़ा एबी, रेडियस बड़ा हुआ नहीं हुआ, ये एडी डिस्टेंस बड़ा हुआ नहीं हुआ, बड़ा हुआ। दिस इज व्हाट फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग? अरे हाँ बोलो। अच्छा, जैसे मान चलो, ये तो समझ गए। जैसे मान लो मैंने आपको ये पूछा, जैसे मान लो आपको ये पूछा कि बताओ, मान के चलो फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ऐसे है, ऐसे है आपके पास, इधर एक ही गोला है सिर्फ। ये डिस्टेंस मान लो डी है, ये लेंथ एल है, ये ब्रेड्थ बी है, और रेडियस आर है। बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? एल, बी, आर, डी? हाँ, सब बढ़ेंगे। डी नहीं बढ़ेगा ना, डी छोटा हो जाएंगे। से- सब बढ़ेंगे, सब बढ़ेगा ना, सब बढ़ेगा, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो ना। विकसित भारत है हमारा देश। अच्छा ये बताओ, देखते हैं एक बार, कहीं ना कहीं तो आप लोग लात खाओगे पक्का। ये R1 है और ये डिस्टेंस मान लो R2 है, ठीक है ना? तो आपको बताना है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कौन सा बढ़ेगा। टेम्परेचर, रुको, ऑप्शन दे दो। पहला R1 बढ़ेगा, दूसरा R2, तीसरा R1 + R2, चौथा R1 - R2, सॉरी R2 - R1। क्या लग रहा है आपको? बाकी सब बढ़ेंगे? मतलब कुछ लोग तो ऐसे आंख बंद कर बोल रहे हैं सब बढ़ेगा सर। मतलब ये खोखला नहीं है, ये इसमें अंदर माल मेटल भरा हुआ है, ये खोखला है सिर्फ। इसमें क्या था, इसमें सब कुछ बढ़ रहा था ना, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सब कुछ बढ़ेंगे। सब कुछ बढ़ता है, बस सब कुछ बढ़ता है। अरे देखो सुना, हाँ बता रहा, देखो क्या होगा ना, ये R1 तो बढ़ गया, देखो मैं प्रूव करता हूँ ना, प्रूव करता हूँ आपको, मैं प्रूव करता हूँ, सी, लेट्स हैव ए प्रूफ। बढ़ा नहीं बढ़ा, R2 - R1? अरे ये भी बढ़ा नहीं बढ़ा? मतलब बेसिकली R2 - R1 का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस है ना आपका, ये डिस्टेंस है। अब क्या लग रहा है, ये डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो, अगर R2 - R1 बढ़ा, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जो चेंज इन R2 विल बी ग्रेटर देन चेंज इन R1। नहीं तो संभव कैसे? अबे नालायक, अगर ये भी अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन जीरो। सही बात है ना? मतलब ये भी बढ़ रहा है ना, बोल रहा हूँ ठीक है, बढ़ रहा है मतलब, समझ गया ना मतलब। जैसे मान लो अगर ये 5 है, अगर ये 3 है, तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ये थोड़ा कम, ये बड़ा होगा थोड़ा कम बढ़ेगा पर। मम्मी, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ये थोड़ा कम, ये बढ़ेगा थोड़ा कम बढ़ेगा, पर उसकी वजह से ये भी बढ़ेगा।
तो सबको ही बढ़ेंगे, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए शेप सेम रहते हैं, साइज में बढ़ोतरी होता है, सबका साइज बड़ा होगा, सबका। सब पेट भर के खाएंगे, टेंशन मत लो। लिखो तो फिर, क्या लिखना है जो भी लिख लो। फटाफट फटाफट लिखो, खत्म, इतने प्रेम मत करो, जल्दी बस। सब, क्या सबका बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, सबको खाने के लिए मिलेगा। कोई भूखा नहीं रहेगा। सोचो सब पास हो जाएंगे नीट पे, तो फिर क्या होगा? एडमिशन नहीं होगा? क्या? एडमिशन बढ़ जाए? कहाँ पर? कैसे? हाँ सही बात है, सही बात है, सब पास हो जाएंगे, नहीं सब पास ही हो जाएंगे, कॉपी कर तो पास ही करवा देंगे। चलो अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ये सब मतलब थियोरिटिकल देख लेना, अब थोड़ा मैथमेटिक्स के ऊपर जंप मारते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के एक्सपेंशन होता है, कौन सा होंगे? लिनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, है ना, तीन चीज प्रकार के होते हैं। अपने दो डायग्राम तो बना ही लिए होंगे, दोनों डायग्राम। मतलब इसमें क्या है? अरे तो छोटा बनाने लगे, इतने बड़े के बन रहे? कादम्बरी ना? कादम्बरी। आपका नाम क्या? कस्तूरी, हाँ। कस्तूरी, कादम्बरी, श्वेतांबरी। अच्छा नाम है सब। श्वेतांबरी ना? अच्छा श्वेता, क्या श्वेतांबरी नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। झाला का? मंथन, ये बताओ, समुद्र मंथन में भगवान का कौन सा रूप उधर यूटिलाइज हुआ था? हाँ? कहाँ? कच्छप, कश है ना? और कौन सा? मोहिनी, हाँ मोहिनी, अच्छा मोहिनी। और हाँ, कश्यप अवतार, और कुर्म और कश्यप अवतार क्या डिफरेंस है, लाइक? कुर्म अवतार और, हाँ, शेषनाग तो उनके मतलब अवतार नहीं, उनका एक्सपेंशन है। देखो भगवान का ना अवतार अलग होता है और विस्तार अलग होता है। हाँ, भगवान का विस्तार और भगवान का अवतार, एक्सपांशन एंड इनकारनेशंस, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। भगवान का एक्सपांशन मतलब क्या है? मतलब भगवान अपने बॉडी से निकालते हैं ऐसे, तो उसका जैसे कि राधा रानी क्या होता है, भगवान का एक्सपेंशन है। बलराम जी क्या है, भगवान का एक्सपेंशन है। ये पूरा भौतिक दुनिया क्या है, भगवान का एक्सपेंशन है। दे आर नॉट भगवान का इनकारनेशंस। राम जी, "ए, खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो। राम जी कौन है, भगवान के इनकारनेशन। अरे खड़े होने को, सो रहे थे आप? तबीयत खराब है? अच्छा, तबीयत खराब है, ठीक है, तो फिर बैठो। अब क्या, उसमें कुछ बोल नहीं सकते एक्चुअली, तबीयत खराब है। हाँ, तो राम जी क्या है, भगवान का इनकारनेशन है, एक्सपांशन है। नरसिम्हा, प्रहलाद महाराज, हम सब, हाँ हम सब भगवान का एक्सपांशन है, हम भगवान नहीं बन सकते हैं। मतलब भगवान का एक छोटा चिंगारी है, हम चिंगारी। परंतु जो तो ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ भगवान का एक्सपांशन है। भगवान विस्तृत हुए हैं सारे के सारी चीजों में। जैसे कि ये कैमरा क्या है, भगवान का एक्सपांशन है। अच्छा, डीटिस, 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 ही इज नॉन अदर देन लॉर्ड ओनली। वो भगवान ही है। लॉर्ड इनकारनेट्स इन द फॉर्म ऑफ डीटीज, लॉर्ड नेवर एक्सपांड्स, क्योंकि भगवान, देखो, भगवान और भगवान का एक्सपेंशन में डिफरेंस हो सकता है, पर भगवान और भगवान का इनकारनेशन डिफरेंट नहीं हो सकता है। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। लिखो लिखो। तीन प्रकार के एक्सपेंशन होता है, एक होता है लीनियर एक्सपेंशन। एक्चुअली, एक्चुअली भगवत कृष्ण बोलते हैं, मूढ़यम ना भी जानन्ति, जो गधे हैं वो मुझे समझ नहीं सकते।
भगवान, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत श्लोक लिखे है, मूढ़ यम नाभि जानन्ति। मूढ़ मतलब वो वैशाख नंदन, उसको मूढ़ बोलते हैं। आपका कौन सा सर्कल लैंग्वेज है? बोका आदमी। एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन, और तीसरा कौन सा था? वॉल्यूम एक्सपेंशन। मैं सब कुछ एक साथ बताया तो हम आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? नहीं, पहले लिनियर एक्सपेंशन देखते हैं कितना तक हो सकता है हमारे पास। आप क्या चाहेंगे, डेरिवेशन करके समझे या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा समझे? डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें डेरिवेशन जरूरी है। लिनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है? मान चला हमारे पास रॉड है, अच्छा इलास्टिसिटी में क्या हो रहा था? लेंथ बढ़ रहा था। इलास्टिसिटी में क्या हो रहा था? लेंथ बढ़ रहा था। कैसे लेंथ बढ़ रहा था? खींचने से। इसमें भी लेंथ बढ़ेंगे, परंतु कैसे बढ़ेंगे? गर्म करने से। है ना, बस इतना डिफरेंस है। तो मान चलो इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 है और इसका लेंथ आपका L1 है। बाद में हमने इसको गर्म किए, जैसे जैसे गर्म किए इसमें लेंथ का थोड़ा बढ़ोतरी हुआ। कितना बढ़ोतरी हुआ? L2 का लेंथ हो गया मान चलो ना। टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर आपका T2 में। सही बात है ना? ऐसे बन जाएगा। अच्छा, होता क्या है ना कि इसमें जो चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ मतलब कितना आएगा? L2 - L1, है ना, जो L2 - L1 बनेगा। दैट ये पता है किससे प्रोपोर्शनल होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के साथ। मतलब T2 - T1 के साथ। जितना ज्यादा टी, उतना ज्यादा लेंथ, मतलब लेंथ में बढ़ेगा। अच्छा, और डेल्टा एल किससे प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा एल ना इनिशियल लेंथ से प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे बोलो ना, अगर इतना बड़ा रॉड है, उसको अगर गर्म किए, अगर इतना ही बड़ा हुआ, अगर वो इतना बड़ा रॉड होगा, तो उसको अगर गर्म करेंगे तो ज्यादा थोड़ा सा बड़ा होगा। है ना? तो जितना बड़ा एल उतना बड़ा चेंज। ये कैसे पता चला हमें? एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, कैसे पता चला हमें? एक्सपेरिमेंट। देखो, जो चीज हम लॉजिकली समझा नहीं पाएंगे, बोलेंगे एक्सपेरिमेंट से मिला बस, है ना? ऐसे होता है सच में, जानना होता है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब तो क्या है, उसका तो हम माहिर है पूरा। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना बनेगा? डेल्टा एल विल बी प्रोपोर्शनल टू कितना बनेगा? L1 इंटू बनेगा डेल्टा टी। है ना? अभी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगेगा। तो क्या पुट करेंगे? डेल्टा एल विल बी इक्वल टू बनेगा अल्फा इंटू L1 डेल्टा टी। या फिर ऐसे लिखते हैं L1 अल्फा डेल्टा टी। जहां पर कि हम अल्फा को बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखो, इसका ना बहुत सारा अलग अलग रूप होता है। जैसे कि मान लो डेल्टा एल अपन L1। डेल्टा एल अपन L1 कितना आता है? अल्फा डेल्टा टी आता है। ठीक है ना? ये एक रूप है इसका ना, इसका एक रूप ऐसे है, इधर से। ये ऐसे मतलब L1 को नीचे कर लिए, ये क्या लिखा है? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। अरे बांगड़ू, इसको हम स्ट्रेन भी बोल सकते थे। मतलब पहले स्ट्रेन, अभी स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, अभी थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं ना। इसको इसको फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं ना। इसके 100 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ आ जाएगा। है ना, कि इतना लेंथ में बढ़ोतरी वगैरह ना, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। या फिर इसको हम डेल्टा एल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? L2 - L1 लिख लेंगे। है ना? ये चेंज इन लेंथ है। तो फाइनल लेंथ जो आएगा ना L2 को हम कैसे लिख सकते हैं? L2 को L1 को इधर ले लेंगे, तो L1 इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम ये बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल लेंथ ऐसे निकाला जाता है। डेल्टा एल को L1 अल्फा डेल्टा लिखा जाता है, और फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ को अल्फा डेल्टा लिखते हैं, जहां पर कि अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसी प्रकार के, जैसे मान चलो हमारे पास मान लो एरियल एक्सपेंशन होगा, तो क्या लेंगे हम लोग? मान चलो एक स्क्वायर लेते हैं। अभी टेम्परेचर T1 है, इसका एरिया बनेगा A1। तो जैसे हम इसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा? इसका एरिया बढ़ जाएगा ऐसे, है ना, थोड़ा सा एरिया हर जगह से बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर T2 में एरिया कितना बनेगा? A2 आएगा। फिर से वही सारे बातें आपका, तो फिर तो जो चेंज इन एरिया बनेगा, चेंज इन एरिया विल बी इक्वल टू कितना बनेगा आपका? ये दोनों से प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इनिशियली A1 इंटू बनेगा डेल्टा टी, ऐसे बनेगा। जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा बढ़ोतरी, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना एरिया बढ़ोतरी। ठीक है ना, ऐसे बनेगा। तो फिर से प्रोपोर्शनली हटेगा तो क्या लगेगा? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगेगा। इस केस में जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा। तो बीटा को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। इसमें क्या बोल रहे थे? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसमें क्या बोलेंगे? कोफ हाँ, लीनियर। इसमें क्या बोलेंगे? एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो बस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते डेल्टा ए अपन A1 लिख लेंगे, जो बनेगा बीटा। ये सब कुछ कहाँ से पता चल रहा है हमें ये सब चीजें? हाँ बिल्कुल, कहाँ से पता चल रहा है सब कुछ? एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करें तो ये पक्का आएंगे ना, ऐसे आएंगे। ठीक है भाई साहब।
अभी तो डेल्टा, तो इसको क्या बोले, इसको बोलेगा फ्रैक्शनल चेंज। एक तो ऐसे बन गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 मतलब A2 माइनस A1 लिखेंगे। A2 इक्वल टू कितना आएगा, A1 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना। ऐसे ही बन सकता है हमारे पास। जहां पर कि बीटा को क्या बोलते हैं, बीटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और क्या। T1 में वॉल्यूम में V1, और इसका क्या नाम, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ये T2 में वॉल्यूम में V2, तो फिर से डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V1 इंटू डेल्टा टी के साथ, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, V1 इंटू अल्फा हो गया, बीटा हो गया, नेक्स्ट कौन आएगा, गैमा, है ना, गैमा। अच्छा वो इसके अंदर भी रहता है ना, गैमा रेज, हल्क हल्क के अंदर, हल्क के अंदर गैमा रेज होता है ना शायद। मैंने अभी रिसेंटली शॉर्ट्स में देखा था कि कोई तो बोला मुझे वो क्या गैमा रे डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, वो हल जैसे बन जाएगा, ऐसे कुछ हुआ था ना शायद। सैराज क्या सोच रहे हो आप, डाले क्या आपके अंदर। ये- अच्छा मुझे सोच रहा है जैसे मान लो हल्क में, मैं चलो जैसे मान चलो ये हो गया, अबे हल्क बन गया तो सारे कपड़े तो फट गए होंगे, जब फिर से वापस हुआ तो कपड़े पहना था कौन था उसको, जैसे नंगा पाँव घूम रहा था। ठीक, सीन कट कर दिया पॉइंट। हाँ ये लॉजिक है, इलास्टिक वाला कपड़ा पहनना चाहिए एक्चुअली। मतलब ज्यादा इलास्टिक होना चाहिए, कम इलास्टिक होना चाहिए, कम इलास्टिक होना चाहिए ना, ज्यादा इलास्टिक और डिफॉर्मेशन नहीं होंगे ना। रबर इज मोर इलास्टिक और स्टील, तो ज्यादा इलास्टिक चाहिए, कम इलास्टिक वाला चाहिए, कम इलास्टिक वाला चाहिए, तो मतलब एक्सपांड हो जाए, रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो, है ना, मतलब जितने से उतना एक्सपांड कर सके कोई बड़े मतलब। एनीवे अच्छा फिजिक्स पढ़े आपने, गुड, मैंने अच्छा पढ़ाया। लिख लो ऐसे, डेल्टा V1 अपन व्यू कितना, गामा इन डेल्टा, गामा को क्या बोले, गामा को क्या बोलेंगे इस केस में, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ना, ऐसे बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऐसे बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, V2 इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ऐसे लिख लेंगे। हरे कृष्ण क्या हुआ गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। हम्म। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। शंबर, शंबर ठीक है ना, शंबर, संभर, अच्छा भर बोल क्या, सो मतलब संभर, शंभर, शंभर, मानसी खड़े हो जा, खड़े हो जा फिर भी तू। हाँ खड़े हो गए। ऐसे कुछ गाना होता है, मैं सोई नहीं रात भर, ऐसे कुछ गाना होता है क्या। खैर छोड़िए, देखिए डेल्टा एल अपन एल कितना, ये देख श्रेयस बोल रहे हैं सोई नहीं रात डेल्टा एल अपन कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी आएगा। अच्छा डेल्टा ए अपन ए कितना आ रहा था, अरे बोलो नालायक को बोलो, बीटा डेल्टा टी। और डेल्टा वी अपन वी कितना आ रहा था, गामा डेल्टा टी। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड एरियल एंड
वॉल्यूम एक्सपेंशंस। अच्छा, इसमें जो अल्फा बीटा गामा है ना, यूनिट क्या बनते, देखो अल्फा बीटा गामा का यूनिट क्या बनता है, यूनिट ऑफ, मतलब यूनिट क्या बनेगा, सोच के देखो, तीनों का यूनिट में। अच्छा, अल्फ डेल्टा एल अपॉन एल क्या होगा, यूनिट लेस, लेंथ अपॉन लेंथ, खत्म, खत्म, खत्म। मतलब इसका भी कितना होना चाहिए यूनिट, खत्म। इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो यूनिट बन रहा है अल्फा का यूनिट, वो कितना आएगा, 1/डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये कितना डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस कैंसिल होना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस -1 या फिर केल्विन -1, ऐसे कर सकते हैं। और एक बात, देखो, जो चेंज इन टेम्परेचर हम निकाल रहे हैं, ये डेल्टा टी जो है, वो डिग्री सेल्सियस में लिखो या फिर केल्विन में लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। काहे नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि चेंज तो डिग्री सेल्सियस में जितना आएगा केल्विन में उतना ही आता है। अरे जैसे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन आता है आपका, 283 केल्विन आता है, सही बात है ना। अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है तो कितना केल्विन, ये बोला था मैंने आपको ऑलरेडी एक बार, 293 केल्विन आएंगे। तो इसका अगर आपने डेल्टा टी निकालोगे तो इसमें भी कितना बनेगा, 10 आएगा। डिग्री सेल्सियस इसमें भी कितना बनेगा, 10 केल्विन आएंगे। तो इसलिए डेल्टा टी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो यूनिट बनता है अल्फा का, वो अल्फा बीटा गामा किसी का भी, तीनों का मान लो, वो हमेशा उसका कितना आता है आपका, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स आता है, कोई दिक्कत वाली बात। और अल्फा बीटा गामा का ना बहुत छोटा होता है, 10⁻⁵ 10⁻�6, इसी रेंज में आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मान चलो आपको सवाल में ऐसे पूछा है, एक रॉड है, मान चलो कि एल्यूमिनियम रॉड है आपके पास, एक एल्यूमिनियम रॉड है, इसका जो इनिशियल लेंथ है ना वो 1 मीटर। चलो सवाल करते हैं अच्छे से। जिंता ताज, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ जा मानस, बैठ जा। आयरन रॉड है ये, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो वैल्यू याद भी रख लो, कभी पूछ ले तो। इसका इनिशियल लेंथ कितना गिवन है, एल नॉट का वैल्यू गिवन है आपको, एल नॉट या फिर L1 जो है बोलो, 50 सेंटीमीटर है। हीटेड फ्रॉम, इसको आपने गर्म किया कहाँ से कहाँ तक, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए। फाइन, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ निकालना है आपको। अल्फा ऑफ आयरन गिवन है 12 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस -1। आज कौन सा डे है, थर्सडे ना। मंडे ट्यूसडे हो जाएगा मोस्टली, जब छोटा सा चैप्टर बस, कैलोरीमीटर हो गया था ना हमारा, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर स्टार्ट करना है। ठीक, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ था वो तो, कैलोरीमेट्री हुआ था ना। हीट ट्रांसफर कैसे हो गया, वो बड़ा चैप्टर है हीट ट्रांसफर बहुत बड़ा है वो। मतलब जैसे ये सब तो छोटा, ये थर्मल एक्सपेंशन वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, मतलब वो तो 3 4 दिन में खत्म हो जाएगा ऐसे बस। वो हीट ट्रांसफर बड़ा है, थर्मल, थर्मल आपने केमिस्ट्री पढ़े ना। हाँ, मतलब आपको थोड़ा पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह पता हो ना क्या होता है। हाँ ठीक है, मैं वो सारे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। हाँ, वो मैं बोल दूंगा, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत डीपली, देखो पी दिया होगा, वी दिया होगा, म्यू कम हो गया वो तो क्या होगा, ये सब नहीं, 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 बगैर म्यू, वही एन को म्यू बोलते हैं कई बार सवाल में, म्यू मतलब एन होता है। फाइनल लेंथ निकालो, आते हैं अपने को, कोटक द फॉर्मूला कटक द आंसर, एल फाइनल मतलब L2, इसमें एल नॉट और L1 गिवन है, इसमें एल फाइनल गिवन है। तो एल फाइनल कितना आएगा, एल नॉट इंटू 1 + α∆t। 48 है। अरे बढ़ेगा ना, लाइक घटेगा कैसे तरह। हाँ, बड़ा है ना, हाँ बड़ा होगा। एल नॉट का वैल्यू कितना, 50 गिवन है, इंटू 1 + अल्फा का जगह में कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है 12 × 10⁻⁶ डेल्टा, ये फॉर्मूला याद रखना, एल फाइनल इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 + α∆t आता है, ठीक है ना ऐसे। 10 कितना, डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 से लेकर 100 तक, कितना हो गया, 80 आ गया ना, 80 आ जाएगा। अच्छा, देखो ना, मैं ऐसे करता हूँ है ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना,
ये 50 को ना कभी 50 मत लिखो, हमेशा 100/2 लिख लो, है ना। 100/2 लिख लिया करो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि 50 से इसको तो मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो एल एफ का वैल्यू कितना बनेगा, ये तो आएगा 50 प्लस, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे लिख लो, 100/2 इंटू आएगा 12 इंटू आएगा 10⁻⁻6 इंटू बनेगा 80। 2 से कैंसिल हुआ 6, 8 कितना बनेगा 48, तो 50 ये बन रहा है 48, 2 3 इंटू बनेगा 10⁻³ आ रहा है। मतलब देखो, आप जैसे आपको मैथ्स करना होता है, मुझे तो ये पसंद है जो तो ये कितना बनेगा 50.00 आपका आंसर। तेरे को क्या चाहिए? हाँ, तो जो दिया होगा देखना, पर नॉर्मली क्या इतना बढ़ता नहीं, थोड़ा से बढ़ता है ना, थोड़ा से बढ़ता है बस। तो इसमें कितना बढ़ाओ, सिर्फ 0.048 बढ़ाओ सेंटीमीटर, कितना छोटा है ना, इतना ही बढ़ता है ऐसे। मीटर में करेगा तो मतलब लिखे ऐसे लिखेगा 0.500048, क्या गधा है कि ऐसे ही कम बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है वो। मीटर में कर लेंगे। सवाल लिखो। एन एल्यूमिनियम एंड आयरन रॉड, ठीक मीटर में करने के तो कोई दिक्कत नहीं, इसे कुछ खराब कुछ पाप नहीं किया तूने। ठीक है, सेंटीमीटर को। क्वेश्चन क्या लिखा है आपने? एन एल्यूमिनियम रॉड इज जॉइंड विथ एन आयरन रॉड। एन एल्यूमिनियम रॉड इज joined with an iron rod at temperature 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius, है ना, at 20 degree Celsius, find length of composite rod, find length of composite rod, find length of composite rod at 100 degree Celsius. अल्फा ऑफ आयरन गिवन है, कितने के, तो 12 गिवन है ना, 12 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है 24 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन था, T1 का वैल्यू कितना था आपका, 20 डिग्री सेल्सियस ना। T2 का वैल्यू कितना पूछा है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में उसका फाइनल टेम्परेचर कितना, फाइनल लेंथ कितना बनेगा? एक का लेंथ है 50, दूसरा का लेंथ है 100 सेंटीमीटर। आई थी उस दिन तेरे को स्केल कंपास मिला था क्या? नहीं मिला ना स्केल, तो कंपास तो नहीं मिला ना पक्का। स्केल 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 स्केल। एक पैर से उठा रहे नालायक, छी। नहीं क्या पैर से उठाया भी नहीं? तो पैर से ही अंदर ली ना, मतलब इसका मतलब कभी, उसको इसके बाल पे रख दे, आदित्य के बाल पे, ऐसे प्रणति के बाल पे। मैंने तुझे शादी करी ना, तेरे घर तेरे ससुराल वाले ऐसे कचरा तेरे ऊपर डालेंगे ऐसे। कचरा डालेंगे सिर पे इसके ऊपर। फिर कितना हंसी किस बात की आ रही, करो फाइनल लेंथ निकालो। 100 पॉइंट कैसे आएगा? अच्छा, आयरन का तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, आप इसका निकालो एल्यूमिनियम का कितना रहा 100 पॉइंट, तो दोनों को ऐड कर देना बाद में, उससे आ जाएगा फिर से। अरे नालायक को, इसके पहले वाले साले 50 का कर लिए। L2 मतलब इसका भाई एल्यूमिनियम का निकालो, एल्यूमिनियम का लेंथ कितना है 100 है, अल्फा गिवन है तो आयरन का निकाल चुके थे लास्ट सवाल में, फिर से क्यों मेहनत कर रही है?
सिर्फ एल्यूमिनियम का निकाल, बाद में दोनों को ऐड कर देना बस। इतना बड़ा आंसर है क्या? फिर नालायक, हार्डली कुछ तो 0.0499, तो इतना डिसिमल तो कैसे आएंगे ये? हाँ। हाँ वो चलेगा। जी, इतना 0092 कहाँ से आ रहा तेरा? तूने 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? नालायक, तो नहीं किया, तूने नहीं किया। इस 100 को इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, गधा। एल्यूमिनियम का लेंथ निकालो। दोनों को ऐड करो बस। एल्यूमिनियम कितना है? पहला था। में लेंथ 1 पॉइंट कैसे आएंगे? बढ़ेगा ना लेंथ। तो इस 100 इंटू 100, 1 तो 100 आएगा ना, 100 प्लस 192 आएंगे। गधी। हाँ। गलत है। 234, 51 आया था ना साइरस, कितना आया था? हाँ। 4। अच्छा 24, क्या है 24 से? 24, हाँ। ये तूने 100 को, हाँ सही सही, गुड, सही तो किया तूने। गधी, हाँ। तो 100.192 आ जाएगा ना, क्योंकि 10। तो कितना आएगा? 0.192 आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 100.192 आएगा। कैलकुलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है कैलकुलेट। हाँ, कौन सो रहे थे? ये भी सो रहे थे ना एक। सो रहे थे तो सो रहे थे, नहीं सोते? आयरन का निकाल चुके थे ऑलरेडी इधर। अच्छा हाँ। ओके ओके। कहाँ है तेरा नोटबुक? एल्यूमिनियम का जो लेंथ आएगा ना, मम्मी नहीं आएगी इधर। आपने सॉल्व किए होंगे, एल्यूमिनियम के लिए निकाला होगा। एल्यूमिनियम का फाइनल कितना बनेगा? L0 इंटू 1 प्लस कितना बनेगा? अल्फा डेल्टा टी आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 100.192 आएंगे, सही बात है ना? अरे बांगड़ू, पक्का। तो 100.192 आएगा, तो इसको अगर हम टोटल, अगर मतलब फाइनल लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा? आयरन का प्लस कितना बनेगा एल्यूमिनियम का? आयरन का कितना आया था हमारे पास? 50.048, प्लस इसका इसका कितना आएगा? 100.192। दोनों का ऐड करने से कितना आ रहा है? 150.24। 150 आएगा 24 क्या? सेंटीमीटर, ये कौन बोलेगा? अच्छा, आपके लिए असाइनमेंट ये है, ये करना आपको, फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला भी अल्फा इक्विवेलेंट का। अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आयरन का अल्फा अलग था, एल्यूमिनियम का अल्फा अलग था या नहीं था? अरे हाँ बोलो, है ना, ऐसे तो। अच्छा, इनिशियल लेंथ इनका, इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस में इनका लेंथ कितना था आपका? 150 सेंटीमीटर था। 100 डिग्री सेल्सियस में इसका इसका लेंथ कितना हो गया? 150.24 हो गया। मतलब मेरा बोलना था, ये दोनों मिलके पहले कितना थे? पहले 150 थे, पहले 150 सेंटीमीटर थे। बाद में क्या हो गया? ये बढ़ के इसका लेंथ कितना हो गया? 150.24 हो गया। अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये आयरन और एल्यूमिनियम का तो अलग अलग है, परंतु मान के चलो इनका अल्फा इक्विवेलेंट ऐसा होना चाहिए ना, ये अल्फा आयरन अल्फा एल्यूमिनियम, ताकि 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 रे, वही 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए 150 कितने में कन्वर्ट हो जाए? 150.24 में हो जाए। मतलब
उसको भरना भी नहीं पड़ेगा आपने को चेंज किए बोल के। मतलब ये एक नॉर्मल मटेरियल है जिसका इनिशियल लेंथ कितना बनेगा 150, फाइनल लेंथ कितना बन रहा है आपका 150.24। तो पूछा है कि कितना अल्फा हो ताकि हम 20 टेम्परेचर से, जब हम इसका टेम्परेचर कितना करेंगे 100 डिग्री कर लेंगे, तब भी यही का यही रहेगा, चेंज कुछ नहीं आएगा। तो क्या पुट करेंगे सिंपली, एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। बस एल फाइनल ऑलरेडी पता है, एल इनिशियल ऑलरेडी पता है, वन तो पता ही है पहले से, अल्फा इक्वल निकालना है, डेल्टा टी 80। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन लेंथ तो उतना का उतना ही रहेगा, परंतु सिंगल अल्फा होगा, दो दो अल्फा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसे सॉल्व करके अल्फा इक्वल निकालना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, आपके लिए असाइनमेंट क्या कहते हैं, मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल थोड़ा देख लेना। सॉल्व एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज का कहाँ तो दिया मैंने आपको, 1 से लेके 24 मत करो, 21 तक करो, नहीं 21 नहीं 22। मतलब ये एक्सरसाइज का 22 तक करो। ये टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन ऐसे एक चैप्टर का नाम है, 18 नंबर में सीपी सिंह में। उसके बाद सॉल्ड एग्जाम्पल, सॉल्ड